हेलो। हेलो। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? उत्तर दीजिए। हेलो। मंजुलता। निशा संदेश। हेलो। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? शिवानी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है, प्राचीन भारत में भौगोलिक विचारों का विकास। ये विषय आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में मिलेगा। यूनिट फर्स्ट का ये आखिरी टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारत में भौगोलिक विचारों का विकास किस प्रकार से हुआ। उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तरों की हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि सर्वप्रथम भूगोल, हिंदी का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं, इंग्लिश वाला। सर्वप्रथम भूगोल, हिंदी वाला भूगोल शब्दावली का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में किया गया था? ए ऋग्वेद, बी भुवन कोश, सी सूर्य सिद्धांत, डी शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है आपका कि सर्वप्रथम भूगोल शब्दावली का प्रयोग सूर्य सिद्धांत में किया गया था। अब इसके बाद दूसरा सवाल है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्दावली का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था? ए बारामिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट और डी भास्कराचार्य। इसका सही जवाब है 2A, यानी कि बारामिहिर। यानी कि बारामिहिर द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के स्रोत के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए वेद उपनिषद पुराण को, बी जैन और बौद्ध ग्रंथ को, सी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ को, डी उपरोक्त सभी। देखिए, जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान, तो उसके अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती हैं, यानी कि वेद उपनिषद पुराण आ जाते हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं, और रामायण महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इसका सही उत्तर होगा 3D, यानी कि उपरोक्त सभी। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न संबंधित हैं जो सृष्टि की रचना हुई है उसको लेकर के विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हमारी प्राचीन भौगोलिक ज्ञान में रही हैं, भारतीय भौगोलिक ज्ञान में रही हैं। उनसे संबंधित प्रश्न है कि जैसे कि सृष्टि को विस्फोट तथा अग्नि में तपा व ढलाकर देवी देवताओं ने अपने कला कौशल से सृष्टि को प्रारूप प्रदान करने की अवधारणा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जो हमारी सृष्टि है, इस सृष्टि को अग्नि में तपाना, ढलाना और देवी देवताओं द्वारा अपने कौशल, कौन से देवी देवता? विश्वकर्मा द्वारा अपने कला कौशल से सृष्टि को प्रारूप यानी कि एक रूप प्रदान करने की अवधारणा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सृष्टि की कलात्मक उत्पत्ति से संबंधित। इसमें 4 ऑप्शन है। ए है कलात्मक उत्पत्ति, बी है सहायक कारण उत्पत्ति, सी है यांत्रिक उत्पत्ति, डी है दार्शनिक उत्पत्ति। तो इसका सही जवाब है ए कलात्मक उत्पत्ति। पांचवा सवाल है कि आदि पुरुष के विघटन से आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र तथा समस्त पार्थिव अवयवों के निर्माण की अवधारणा किस नाम से जानी जाती है? ए है कलात्मक उत्पत्ति, बी है सहायक कारण उत्पत्ति, सी है यांत्रिक उत्पत्ति और डी है दार्शनिक उत्पत्ति। तो यहां पे इसका सही जवाब है आपका सी, यानी कि यांत्रिक उत्पत्ति। अगला सवाल है सृष्टि की उत्पत्ति की संगीत संबंधी अवधारणा किस नाम से जानी जाती है? सृष्टि की उत्पत्ति को संगीत से भी जोड़ा जाता है। तो आपकी ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा के लिए भी 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। ए
कलात्मक उत्पत्ति, बी सहायक कारण उत्पत्ति, सी यांत्रिक उत्पत्ति, डी दार्शनिक उत्पत्ति। अब आप लोग समझ चुके हैं कि कलात्मक उत्पत्ति किस चीज से संबंधित है, यांत्रिक उत्पत्ति किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है डी दार्शनिक उत्पत्ति। अब आइए अगले सवाल पे। सृष्टि की उत्पत्ति में समस्त सृष्टि के माता पिता अर्थात पृथ्वी आकाश के मिलन से सूर्य का जन्म हुआ, जो विश्व की रचना के प्रधान कारक हैं, यह अवधारणा किस नाम से जानी जाती है। फिर वही यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, ए कलात्मक उत्पत्ति, बी सहायक कारण उत्पत्ति, सी यांत्रिक उत्पत्ति और डी दार्शनिक उत्पत्ति। तो आपका 7th का बी सही है, यानी कि सहायक कारण उत्पत्ति। इसके बाद ग्रहण, अभी ग्रहण पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रहण के प्रभावों के महीनों के अनुसार एक विद्वान ने व्याख्या की है। तो देखिए हमारा अगला सवाल है कि किस विद्वान ने ग्रहण के प्रभावों की महीने के अनुसार व्याख्या की। ए बारामिहिर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट और डी भास्कराचार्य। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है कि बारामिहिर द्वारा ग्रहण के प्रभावों की महीने के अनुसार व्याख्या की गई। अब क्या व्याख्या की गई, उसके लिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। बारामिहिर के अनुसार फागुन और आषाढ़ मास में पड़ने वाले ग्रहों का फल क्या होता है। फागुन और आषाढ़ मास में पड़ने वाले ग्रहों का फल क्या होता है। तो बारामिहिर ने इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए अकाल पड़ता है, बी अशुभ सूचक होता है, सी अच्छी वर्षा होती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी ये जो ग्रहण पड़ा था ये किस महीने में पड़ा था, कोई बता सकता है। अभी कुछ दिन पहले ग्रहण पड़ा था, वो किस महीने में पड़ा था। अरे भैया हिंदी वाला बताओ, फागुन और आषाढ़ हम जब बोल रहे हैं तो बताओ कौन सा महीना था। हाँ हाँ, कौन सा महीना था। अब कौन सा महीना चल रहा है ये बताओ पहले, क्या चल रहा है। अरे भैया सावन शुरू हो गया है, भूल गए। मंदिर और सावन, अभी तो गुरु पूर्णिमा हो गई, आषाढ़ी तो हो गई ना। आषाढ़ी के बाद 5 तारीख के बाद से तो सावन शुरू हो गया है ना, शुरू हो गया ना। तो यहां कौन सा महीना है, आषाढ़, ठीक है। तो बारामिहिर ने बताया है कि आषाढ़ मास में और फागुन मास में पड़ने वाले ग्रहण का फल क्या होता है, वो अशुभ सूचक होते हैं, कि कुछ अशुभ होने वाला है। उसके बाद अगला सवाल है, बारामिहिर के अनुसार पौष या पूस मास में पड़ने वाले ग्रहणों का फल क्या होता है। तो ये जो पूस मास में पड़ने वाले ग्रहण हैं, इनके 4 प्रभाव लिखे गए हैं। ए अकाल, बी अमंगलकारी, सी अच्छी वर्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बारामिहिर ने बताया है कि पूस मास में पड़ने वाले ग्रहण जो होते हैं वो क्या लेकर के आते हैं अपने साथ में, अकाल लेकर के आते हैं। इसका प्रभाव, इसका सही जवाब है 10th ए। उसके बाद 11th है, बारामिहिर के अनुसार बैसाख और जेठ मास में पड़ने वाले ग्रहणों का फल क्या होता है। तो जो जेठ मास में पड़ने वाले ग्रहणों का फल, यहाँ पे 3 प्रभाव दिए गए हैं। ए अकाल, बी अमंगलकारी, सी अच्छी वर्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी अच्छी वर्षा। अब 12वें सवाल में आ जाइए। 12वां सवाल है, किस प्राचीन ग्रंथ में पृथ्वी की गोलाकार आकृति संबंधी विचार प्रकट किए गए हैं। ए अत्रेय ब्राह्मण, बी भुवन कोश, सी है आपका पद्म पुराण और डी है शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है 12 ए, यानी कि अत्रेय ब्राह्मण। इसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में यहां पे कुछ प्राचीन पुस्तक लिखी हुई हैं। उन प्राचीन पुस्तकों के सामने उनसे संबंधित विषय लिखे हुए हैं कि उन्होंने किस विषय पे ध्यान केंद्रित किया। तो पहली प्राचीन पुस्तक है अत्रेय ब्राह्मण, उसके सामने लिखा हुआ है भारत का प्रादेशिक भूगोल। बी है शतपथ ब्राह्मण, भूगोल की विभिन्न शाखाओं का व्यवस्थित विवरण। सी है पद्म पुराण, भूगोल खगोल और ज्योतिष में अंतर। डी है भुवन कोश, जलवायु और
मौसम विज्ञान। तो ये जो प्राचीन पुस्तक और उनसे संबंधित विषय लिखे हुए हैं ये सुमेलित हैं, यानी कि ए के सामने जो लिखा हुआ है वो सही है, बी के सामने जो लिखा हुआ है वो सही है, सी के सामने जो लिखा हुआ है वो सही है और डी के सामने जो लिखा हुआ है वो सही है। तो इसका सही विकल्प होगा 13A, 13A। अब इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में दिशाओं तथा उन दिशाओं को नियंत्रित करने वाले देवताओं का उल्लेख किया गया है? ए सप्त पदार्थी, बी सूर्य सिद्धांत, सी मेघदूत, डी वाल्मीकि रामायण। तो इसका सही जवाब है सप्त पदार्थी। इसके बाद कौन सा देवता, अब यहाँ पे दिशाओं की बात आ गई। देखिए यहाँ पे जो 14वां सवाल था, ये 14वां सवाल ये बता रहा था कि दिशाओं का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। उस पुस्तकों में दिशाएं बताई गई हैं और उन दिशाओं को नियंत्रित करने वाले स्वामी या उनके देवताओं के नाम बताए गए हैं। तो अब उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। 15वां सवाल है कि कौन सा देवता पूर्व दिशा का स्वामी है? ए इंद्र, बी मारुत, सी यम और डी कुबेर। तो जो पूर्व दिशा का स्वामी है वो है 15A यानी कि इंद्र। ठीक है। और कौन सा देवता दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है? यहाँ पे ऑप्शन है अग्नि, वरुण, निरित और ईशा। तो इसका सही जवाब है 16th का ए, अग्नि, यानी कि अग्नि देवता दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। इसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा देवता दक्षिण दिशा का स्वामी है? इंद्र, वरुण, यम, कुबेर। ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है यम, डी है कुबेर। तो 17th का सही जवाब है सी, 17th सी, यानी कि यम। यम देवता दक्षिण दिशा के स्वामी है। इसके बाद 18वां सवाल है, कौन सा देवता दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी है? ए है अग्नि, बी है वरुण, सी है निरति, डी है ईशा। तो यहां पे सही जवाब है 18th का हमारा सी, यानी कि निरित। ठीक है। निरित कौन से देवता हैं भाई? कोई जानता है? हमने बताया है बहुत बार, किसी को याद है? किसी को याद है? चलिए 19th है, कौन सा देवता पश्चिम दिशा का स्वामी है? ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है यम, डी है कुबेर। तो 19th का सही जवाब है बी, 19th बी, यानी कि वरुण। वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। इसके बाद 20वां सवाल है, कौन सा देवता उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है? ए अग्नि, बी वरुण, सी मारुत, डी ईशा। तो इसका सही जवाब है 20 का सी, यानी कि मारुत उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। इसके बाद 21वां सवाल, कौन सा देवता उत्तर दिशा का स्वामी है? ए इंद्र, बी वरुण, सी यम, डी कुबेर। 21 का सही है डी, यानी कि कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी है। उसके बाद 22वां सवाल, कौन सा देवता उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है? ए है अग्नि, बी है वरुण, सी है निरित, डी है ईशा। तो इसका सही जवाब है फिर से 22D, यानी कि ईशा। कौन सा देवता, इसके बाद अगला सवाल है, कौन सा देवता ऊर्ध्व दिशा का स्वामी है? ए अग्नि, बी ब्रह्मा, सी यम, डी शेषांग। तो इसका सही जवाब है ऊर्ध्व दिशा का स्वामी कौन सा देवता है? इसका सही जवाब है बी, बी का मतलब ब्रह्मा। और कौन सा देवता अधा दिशा का स्वामी है? अग्नि, ए अग्नि, बी ब्रह्मा, सी यम, डी शेषांग। इसका सही जवाब है डी शेषांग। 25वां सवाल है, वायुमंडल की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से ढांके हुए है, जिसकी मोटाई 12 योजन या 154 किलोमीटर है, इसको बताने वाले विद्वान का नाम बताइए। यानी कि किस विद्वान ने यह बताया, वायुमंडल के संबंध में यह जानकारी प्रदान की? ए बारामीर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी भास्कराचार्य। इसका सही जवाब है भास्कराचार्य।
इसके बाद अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो जो ऋग्वेद है आपका, उस ऋग्वेद में जो ऋतुओं का जहां पे वर्णन आता है, वहां पे केवल 5 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला सवाल है, वाल्मीकि रामायण में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? तो वाल्मीकि रामायण में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन सी ऋतु है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है परंतु ऋग्वेद में नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिशिर नाम की जो ऋतु है, उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है और ऋग्वेद में नहीं किया गया है। 29वां सवाल है कि एक योजन में कितने मील होते हैं? तो एक योजन में 8 मील होते हैं। इसके बाद 30वां सवाल है, पुराण काल में ज्ञात विश्व को कितने द्वीपों में विभक्त किया गया? तो पुराण काल में ज्ञात विश्व को 7 द्वीपों में विभक्त किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये एक सेट, इसका भाग 1 कंप्लीट होता है जो और इसके भाग 2 का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। और जो भाग 1 हमने बताया है उसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको आगे के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या इंटरनल एग्जाम्स हो, हर जगह कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये जितना भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि विद्यार्थी छोड़ दिया करता है, जैसे कि अरब भूगोल वेत्ताओं द्वारा योगदान हो गया या प्राचीन भारत में भौगोलिक विचारों का विकास हो गया, कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और अब ऐसी टेंडेंसी देखी जा रही है कि जिसे विद्यार्थी महत्वपूर्ण ना समझ करके छोड़ देता है, उसी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको के यहाँ भौगोलिक ज्ञान कितना विस्तृत था, कितना समृद्ध था, इस बात की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो किस किताब में क्या कहा गया है, किस तरीके से आपका भूगोल उस समय था, तो इसके लिए आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़िए और विस्तृत विवरण के लिए आप उन पीडीएफ में बने हुए उन नोट्स को देखिए जो हमने शुरुआत में डाले थे। ठीक है, सब कुछ अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसको ध्यान से आप उसका अध्ययन कीजिए। ठीक, अब इसमें से कुछ बच्चों ने कल हमारे पास काम भेजा था, उस काम के संदर्भ में हम वो कर देते हैं। उस काम के संदर्भ में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हमें नजर आई हैं। तो बाकी बच्चों ने तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ भेजा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें भेजा है, तो उनके काम में कुछ हमें, मैं निकाल लूं उस काम को दूसरे मोबाइल पे। हाँ, ये शायद शिवानी ने भेजा था। शिवानी कुमारी, आप ही ने भेजा था ना? ठीक, आपने बैंड ग्राफ बनाया है, आप अपना बैंड ग्राफ खोल लीजिए। देखिए, बैंड ग्राफ आपने हेडिंग डाली है तो उस हेडिंग के नीचे आपने प्रोडक्शन पर हेक्टेयर लिख दिया है, वो वहां पे नहीं लिखा जाएगा, वो ओवाई अक्ष पे लिखा जाएगा। ओवाई अक्ष आप समझ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिस तरफ आपने लिखा है वहां पे प्रोडक्शन पर हेक्टेयर लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 कितने, ये टन में है कि किसमें है, 1 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर ये टन में होगा तो टन में, मीट्रिक टन में होगा तो मीट्रिक टन में, जिस टन में उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में, उस टन में यहाँ पे वो उस यूनिट सहित स्केलिंग की जाएगी। और ये जो 2013 14 15 16 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ईयर आकर के लिखे जाएंगे, ईयर। ठीक है, तो OX और OY अक्ष को अच्छी तरीके से नामांकित कीजिए।
ठीक, बाकी आपने ठीक ही बनाया है, कहीं कहीं लाइनें आपकी टेढ़ी हुई हैं, ओवरलैप हुई हैं, उन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत महीन चीजें इमेज में नहीं आती हैं, लेकिन जो चीजें आ रही हैं कहीं कहीं पे हमें लाइनें टेढ़ी इसमें नजर आ रही हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब दूसरे में आ जाइए, ओगिलवीज अर्गोग्राफ। ओगिलवीज की स्पेलिंग में पार्ट ऑफ एस है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एस लगाइएगा, यानी कि ई के ऊपर कॉमा जैसी आकृति लगती है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपने अर्गोग्राफ बनाया है ठीक बनाया है, लेकिन जब आपने इंडेक्स बना करके डोमेस्टिक वर्क वगैरह लिख दिया है, तो अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं अंदर भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अंदर नहीं लिखेंगे। जहां पे आपने एनिमल हस्बेंड्री लिखा हुआ है वहां पे सीप रेयरिंग है। हमने भेड़ चढ़ाना आपको बोला था, हमने पशुपालन नहीं बोला था आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, जहां पे एनिमल वाला आपने लिखा हुआ है वहां पे एनिमल नहीं सीप रेयरिंग लिखेंगे, यानी कि भेड़ चराना। ठीक है, हमने पशुपालन प्रश्न में नहीं दिया है, हमने दिया है भेड़ चराना। ठीक है, उसके बाद ये जो अर्गोग्राफ है, जो दूसरा वाला अर्गोग्राफ है, वो अर्गोग्राफ हमें सही नजर आ रहा है, उसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बस यही कहेंगे, जब आपने इधर इंडेक्स बना दी है तो फिर आपको वहां पे बॉक्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, रिपीटेशन मत कीजिए, क्योंकि उधर आपने जब इंडेक्स बन गई है तो फिर बात खत्म हो गई है। और दूसरी चीज, ये जो ग्राफ आपने बनाया है ऊपर की तरफ, उसमें से कौन कौन सी रेखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो नहीं लिखा है आपने। ठीक है, बार्स रेनफॉल को, हाँ, तो ये सब चीजें आप वहां पे अच्छी तरीके से मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ठीक। और किसी बच्चे को जो कुछ भी आपको दिखाना हुआ करे वो हमारे मोबाइल पे भेज दिया कीजिए। हम जब क्लास लेंगे तो आपको इसी तरीके से कम्युनिकेट कर देंगे कि उसमें क्या कमी है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिख पाना संभव, मोबाइल पे टाइप करना संभव नहीं होता। ठीक है, हम आपको जब हम ऑनलाइन आते हैं क्लास में तो उसी वक्त आपको दिशा निर्देश दे दिया करेंगे, मार्गदर्शन दे दिया करेंगे कि इसमें इस तरीके से सुधार कर लीजिए। अब किसी को अपने मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अमृता, विनोद कुमार, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल कट जा रही है। जी, हाँ हाँ बोलिए। जिस नंबर से हम आपको जिस नंबर से हम आपको व्हाट्सएप पे ये बताते हैं कि आज क्लास होगी, वो नंबर हमारा दिखाई पड़ रहा है आपको ग्रुप में? उसी नंबर पे आप सेंड कीजिए। आज क्लास की इंफॉर्मेशन हमने जिस नंबर से आपको दी है उसी नंबर पे आप भेजिए प्रैक्टिकल। ठीक, ये देखिए कॉलेज में क्या, कॉलेज के संबंध में आप बाबूजी से बात कर लीजिए, है ना। हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है 31 तक, तो उस संबंध की जानकारी अगर आपको पठन पाठन से संबंधित बात हो तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, विनोद कुमार, विनोद कुमार, कुमारी मंजुलता, हाँ, क्या क्या क्या? सब जितना हमने पढ़ाया है सब बनाएंगे, जितना हमने पढ़ाया है सब बनाएंगे। ठीक है, एक दो और तीन चार संख्या कोई नहीं है वहां पे, जितना पढ़ाया गया है सब आप बनाएंगे। निशा संदेश, और सब पढ़ाया गया है सब बनाएंगे। निशा संदेश, हाँ आपको कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। प्रियांशु, ट्विंकल कुमारी, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल हम भौगोलिक प्राचीन भारत में भौगोलिक विचारों के विकास भाग 2 के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। और तब तक आप लोगों को जो कुछ करेक्शन के लिए भेजना हो वो मेरे नंबर पे भेज दीजिए, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर आपको मार्गदर्शित कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अपनी बात को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।